everyone, welcome. In today's video we will learn about eukaryotic cell. We will differentiate between plant and animal cell and learn more about cell membrane. So without wasting any time, let's start. So the first topic is eukaryotic cell. जब भी हम यूकैरियोट प्रोकैरियोट की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है. ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा है? There are 5 kingdoms, that is your Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Among them, apart from Monera, the other 4 groups are your eukaryotes or eukaryotic cell possessing animals. ठीक है, plants and animals. तो अभी जैसे हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं तो इसका एक चीज़ है कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में नहीं देखते. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है. ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल से उसको अलग बनाती है. ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका. ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, तो वो आपका क्रोमोसोम्स में अरेंज होती है. So all the eukaryotic cells that we see in today's generation, they are not actually same. Okay, they are different in their manner also. कि हम plant और animal cell को same बोल देते हैं because they are eukaryotic. No, that is not the case. They are also different. Okay, हम और आगे पढ़ेंगे किस basis में वो different होते हैं. But that is the basic thing that the true nucleus containing cells. Okay, the one which are having membrane bounded cell organelles, they are coming under your eukaryotic cell. Is this much clear? अभी देखो जैसे प्लांट सेल हो गई, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती. प्लांट सेल में सेल वॉल के अलावा भी प्लास्टिड्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है जो कि हमारे एनिमल सेल्स में हम नहीं देखते हैं. ठीक है, एनिमल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमें उसमें सेंट्रियोल देखने को मिलता है. सो गाइस, व्हाई आई एम टीचिंग दिस चैप्टर? बिकॉज ये आपके नीट के बड़े बेसिक्स चैप्टर है. अगर आप ये सब चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा आपका, तो आप आगे जाके जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे इस चैप्टर के और फर्दर जो भी चैप्टर्स में आगे पढ़ाऊंगी प्लांट और एनिमल सेल्स के ऊपर, पूरी बेसिक जो बॉटनी और जोलॉजी है ना, ये एक सेल चैप्टर में डिपेंड करती है. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको आगे आगे और मज़ा आएगा. सारे स्लाइड्स में मैंने हाइलाइट्स किया हुआ है जो नीट रेलेवेंट पॉइंट्स है. एंड द डायग्राम्स एंड द इलस्ट्रेशंस दैट आर प्रेजेंटेड आउट हियर, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट वन. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स to search for any diagrams. You can easily draw them for your CBSE exams also. अभी देखिए जो प्लांट एंड एनिमल सेल है, बोथ आर योर ट्रू nucleus possessing cells. Okay, both are your eukaryotic cells. So there is no confusion in that, I think. Okay, अभी देखो जो एनिमल सेल है, they don't have a cell wall. Plant cell, they have a cell wall. Basic difference already discussed in the previous lectures. Now next point, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों क्या करते हैं? दोनों अपने जो शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स है ना, वो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर फंक्शन, दे कैन चेंज इट. ओके, जैसे आपका प्लांट सेल में हो गया आपका एग्जाम्पल एक रूट हेयर सेल. ठीक है, रूट हेयर सेल्स क्या करते हैं? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है फॉर लार्ज, मतलब अगर उनको अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए वो लोग अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, सिमिलरली जो एनिमल सेल में भी एपिथेलियल सेल्स है. एपिथेलियल सेल्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सेल जो है ये माइक्रोविलाई या तो एक वेवी जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है. क्यों? फूड एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है, तो ये दूसरी पॉइंट हो गई जो सिमिलर है. ठीक है, बट दे आर डिफरेंट. ऑब्वियसली प्लांट और एनिमल सेल में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि सेल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी जो है अपना शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स चेंज कर सकते हैं. दूसरी पॉइंट ये है, जैसे
ऑर्गेनिजम्स को स्पेशलाइज फंक्शन, स्पेशलाइज टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे आगे कि देयर आर स्पेशलाइज टिश्यू। सो वैसे ही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो द मसल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, they or animal body you can say, they are having they provide maximum mitochondria. The cells, muscle cells, they have maximum mitochondria क्योंकि वो ATP प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका प्लांट सेल में मैं अभी देख रही हूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक गैप है, विच इज़ अ गैप दैट अलाउज द एक्सचेंज बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। ओके, बिकॉज प्लांट सेल वॉल से तो आपका सेल वॉल इज अ प्रोडक्टिव थिंग नो, उसमें तो आपको कोई चीज़ बाहर से जा नहीं रही है, कोई चीज़ अंदर आ नहीं रही है, तो उसके लिए ये स्पेशली प्लाज्मोडेस्माटा क्रिएट किया है इन्होंने। और स्पेशलाइज फंक्शंस में प्लांट सेल में हम क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट सेल दे ऑल्सो स्टोर ग्लूकोज, ओके, एज अ स्टार्च। ओके, आयोडीन टेस्ट वगैरह होती है जिससे कि हमें पता चलता है कि द प्लांट इज हैविंग कार्बोहाइड्रेट और नॉट। इज दिस मच क्लियर गाइज? टेल मी इन द कमेंट्स एंड प्लीज हिट द लाइक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो अ वेरी important topic, it is cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। इन तीनों नाम से हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो अभी सेल मेम्ब्रेन जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जो है इसे स्टडी किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। ओके, आपके अपार्टमेंट में या आप जहाँ पे रहते हैं, देयर आर पीपल who are the gatekeeper, ठीक है, वो कुछ लोगों को अंदर आने देते हैं, कुछ लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं। दे आर सिलेक्टिवली परमेएबल। ओके, लाइक कोई भी इंसान अंदर आपके रूम तक नहीं आ सकता, अंदर आपके अपार्टमेंट के डोर तक नहीं आ सकता अगर वो नीचे से सिक्योरिटी गार्ड अगर वो अलाउ ना करे। ठीक वैसे ही हमारे सेल में भी जो चीज़ अंदर जाएगी बाहर जाएगी वो एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है इन अ वे। सो ये इसका बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें हम लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं। नाउ इन केस ऑफ एरिथ्रोसाइट और आरबीसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के जो मेम्ब्रेन है, हम लोग अगर आरबीसी ले लें, रेड ब्लड सेल का अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें 52% प्रोटीन होती है और 40% जो है लिपिड होती है। सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए हमें 3 मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो है सैंडविच मॉडल और ट्राइलैमिलर मॉडल। ओके, इट वाज गिवन इन द ईयर 1935। ये मॉडल हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो इन द ईयर 1959 में दिया गया, और लास्ट जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। सो गाइज नाउ वी विल स्टार्ट सैंडविच और ट्राइलैमिलर मॉडल। I urge you to look at the diagram which is given because मैं अभी डायग्राम से ही आपसे जो डिस्कस करूँगी, डायग्राम को लेके ही मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो देखो, जेफसन एंड डैनियल ही हैज़ गिवन दिस मॉडल इन द ईयर 1935। ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट दे वर द फर्स्ट वन टू गिव सैंडविच मॉडल, ठीक है। सो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दिखाया गया है इधर, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में उनका बिहेवियर कैसा है वो है एम्फीपैथिक बिहेवियर। एम्फीपैथिक बिहेवियर मीन्स इट हैज़ बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स। ओके, हाइड्रोफिलिक एंड्स जो है वो पोलर हेड्स है, जो पोलर हेड्स है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, ठीक है। सो ये जो वाटर लविंग एंड्स और पोलर एंड्स जो हेड्स हैं दैट विल बाइंड विद द प्रोटीन लेयर by hydrogen and ionic bond. Next is your hydrophobic tail or the non-polar ends. They will bind to each other by van der Waals force. ठीक है, और इस डायग्राम में जो है प्रोटीन लेयर that is your 20 angstrom, lipid layer is 35 angstrom and the total thickness is your 75 angstrom, ठीक है। Now the phospholipid
मॉलिक्यूल, इसे हम एम्फीपैथिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें दो एंड है, जो एक वाटर लविंग एंड है और एक वाटर हेटिंग एंड है. हेटिंग एंड इज योर हाइड्रोफोबिक एंड एंड लविंग एंड इज योर हाइड्रोफिलिंग एंड. ठीक है, अभी इतना दूर क्लियर है. दिस मॉडल वाज गिवन बाय रॉबर्टसन इन द ईयर 1959. तो इस मॉडल में भी उन्होंने बताया कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स के जो स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलीज के जो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लोग सब हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर. ओके, बट कोई भी मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, क्यों ये सिलेक्ट करके अपने अंदर बाहर जो है चीज़ों की ट्रांसपोर्ट को देखते हैं. तो ये जो कन्फ्यूजन थी इसको हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में. ठीक है, जो सिंगर एंड निकलसन ने दिया था हमें. तो उसमें जाने से पहले कुछ पॉइंट्स सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के ऊपर. फर्स्ट है फिजिकली आइसोलेशन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अंदर है पोटेशियम आयन, बाहर है आपका सोडियम आयन. तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जब अंदर बाहर करते हैं तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. अभी मेम्ब्रेन हमारा सिलेक्टिवली परमेएबल है, बार बार ये वर्ड आ रही है, इसका मतलब यही होता है कि सम मॉलिक्यूल्स है दे कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी और एनी काइंड ऑफ एटीपी दे कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. तीसरी चीज़, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है. इसका मतलब ये हो जाता है जैसे हम कोई अगर अगरबत्ती को हम वो करें, ठीक है, अगर हम इग्नाइट करें अगरबत्ती को, तो फिर क्या होता है, जो वो एक हाई कंसंट्रेशन से वो अपने आप को स्प्रेड करता है लोअर कंसंट्रेशंस में. ठीक है, जहाँ पे अगरबत्ती की फ्यूम्स हमें अरोमा नहीं आ रही है, सपोज एक रूम के किसी कॉर्नर में आप कुछ रख दो, अगरबत्ती रख दो, तो वो उस जगह में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, पर वो पूरे रूम में स्प्रेड करने के लिए वो क्या होता है, उस जगह से दूर जाती है. ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आती है. ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. और ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स तो हमने अभी बोला ही है. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है. सो दिस मच क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो गाइस, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, 3 बेसिक चीज़ है इस मॉडल में. फर्स्ट फॉस्फोलिपिड, नेक्स्ट इंसेंट्रिक प्रोटीन, नेक्स्ट इज योर एक्सट्रेंसिक प्रोटीन. ठीक है, दिस मॉडल इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल. इसमें ये कहा गया है जो प्रोटीन्स है ना, फॉस्फोलिपिड के लेयर में प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड है. ठीक है, जैसे कि एक प्रोटीन आइसबर्ग जो एक इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड. सो फॉस्फोलिपिड इट इज द लार्जर पार्ट. ठीक है, वो एक आपका एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जैसा है, एक शुगर सोल्यूशन, या अगर हम कहें कि एक पूरे एक ओशन की तरह चीज़ में अगर प्रोटीन्स छोटे छोटे हम आइसबर्ग्स देखते हैं ना, व्हेनेवर वी जस्ट इमेजिन व्हेनेवर वी इमेजिन अबाउट आइसबर्ग्स इन अटलांटिक और आर्टिक. ठीक है, वैसे एरियाज़ में हमें क्या होता है, एक ओशन है, ओशन के बीच बीच में कहीं कहीं हमें जो है एक आइसबर्ग्स देखते हैं. ठीक वैसे ही जो है ना प्रोटीन्स जो है ये एक आपका फॉस्फोलिपिड के समुंदर में जो है ये वैसे वैसे जगह में एम्बेडेड है. ठीक है, सो द फॉस्फोलिपिड ये मेन कंपोनेंट है सेल का. सो फॉस्फोलिपिड इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से, most of the parts are made up of phospholipid, and it provides fluidity to the cell membrane because they are rich in unsaturated fatty acids which are liquid in nature. Okay, it is also known as quasi fluid nature. ठीक है, इसे quasi fluid भी बोलते हैं, quasi fluid model भी बोलते हैं इनफैक्ट. ठीक है, the lipids are arranged within the membrane with polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part. ठीक है, नेक्स्ट पेज में डायग्राम है इसका. इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं. इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर द टाइटली बाउंडेड विद इन द फॉस्फोलिपिड. नाउ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दे आर अगेन सुपरफिशियली अरेंज्ड. ठीक है, बस सरफेस में दिखेंगे हमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन.
इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है उसे हम टनल या चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। इस प्रोटीन के थ्रू, पैसेज के थ्रू जो है वाटर सोल्यूबल मटेरियल जो है सेल के आर पार होती है, ठीक है। दे कैनॉट बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इसलिए इंट्रिंसिक इनसाइड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है इससे एंजाइमिक एक्टिविटीज़ जो होती है इस प्रोटीन का वो फंक्शन है। Glycoprotein on the outer surface of the membrane are involved in cell to cell recognition. ये लूजली आउटर साइड में मिलते हैं और सुपरफिशियली जो है एक सेल को दूसरे सेल से पहचानने में ये मदद करती है। So according to the fluid mosaic model in the structure of plasma membrane जो है 40% जो है ये हमारा लिपिड है, 52% प्रोटीन है। अभी ये 40% लिपिड में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स आती है, ठीक है। और जो प्रोटीन है 52% उसमें आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती है, और बाकी 1 to 2% जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कैसी होती है। देन द इंसेंट्रिक रिसेप्टर साइट, देखिए प्रोटीन्स जो इंसेंट्रिक प्रोटीन्स होते हैं ना, तो हम जब इसमें पढ़ते हैं तो इंसेंट्रिक प्रोटीन का कभी कभी नीट में क्वेश्चन सवाल हो जाता है कि क्या होता है इंट्रिगल प्रोटीन्स में, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। और अगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल आपको पूछ ले तो वो स्पेक्ट्रीन होती है। ये दो चीज़ें आप अपने दिमाग में रखना। दिस बोथ आर नीट पॉइंटर्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द रोल्स दैट दे आर प्लेइंग। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दे आर द मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन होती है, लिपिड soluble molecules which are uncharged. There is no need of charge or ATP in the movement. Okay. नेक्स्ट आपका कोलेस्ट्रॉल जो है फ्लूइडिटी जो है उसको रेगुलेट करती रहती है मेम्ब्रेन के अंदर, उसको स्टेबल बनाती है, और टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं उसको भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोप्रोटीन का क्या फंक्शन है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन द सेल रिकॉग्नाइजेशन and the immune response. It also acts as a receptor for hormones. जो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर जो सेल के पास आ रही है वो कौन रिसीव कर रहा है, वो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये थोड़ा वाई टाइप में स्ट्रक्चर है, जो इसका हेड्स है ना, वो आके आपका जो है बाहर से जो भी हॉर्मोन्स आता है वो सेल के अंदर कैसे जाएगी। अगर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं रहेगी तो कोई रिसेप्टर नहीं रहेगा, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, ओके। एंड ऑल्सो द न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी ये एक्सेप्ट करती है। दूसरा ग्लाइकोलिपिड दे ऑल्सो एक्ट एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दे आर ऑल्सो सरफेस रिसेप्टर, ओके। अगेन दे हेल्प द मेम्ब्रेन टू स्टेबलाइजेशन में हेल्प करती है। Both this glycoprotein and glycolipids, okay, they have a glycocalyx. ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब है एक शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन है, ठीक है, इन दोनों में। नेक्स्ट आपका प्रोटीन रिसेप्टर साइट। प्रोटीन रिसेप्टर साइट्स में क्या होता है कि ये अटैच होते हैं आपके एंजाइम से, एंटीजन से। एंटीजेंस, व्हेनेवर एंटीजन मतलब जो फॉरेन सब्सटेंस है, if it comes near the cell, so this protein receptor site they are accepting it, okay. They are also helping in the signaling of the chemicals, ठीक है। केमिकली जो सिग्नल्स होते हैं एज फॉर्म ऑफ हार्मोन्स के फॉर्म में जो आते हैं उसको भी ये रिसीव करते हैं। अब देख सकते हैं इस डायग्राम में कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स जो है उनका काम क्या है, ये अपने शेप को जो है बार बार चेंज करती रहती है एज पर रिक्वायरमेंट। कोई भी सब्सटेंस अगर बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो भी अपने साइज को वैसा करती है, उसको फैसिलिटेट करती है, इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हम बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ग्लूकोज जब भी सेल के अंदर आती है तब वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू आती है, ठीक है। सो दे आर चेंजिंग देयर शेप फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज योर प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल्स दे हैव पोर्स फिल्ड विद वाटर एंड दे एक्ट एज चैनल फॉर वाटर सोल्यूबल आयंस। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है प्रोटीन चैनल्स के थ्रू, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ है, अगर आप वर्ड देखते हैं
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, तब आप सोचना कि यहाँ पे फ्रुक्टोज की बात होती है. बट वेन एवर यू आर सीइंग द वर्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, दैट टाइम वहाँ पे ग्लूकोज, डीएनए, अमीनो एसिड, इन सभी की ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है. तो आई होप दिस मच वॉज क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट्स. एंड दूसरी बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स so that this free education thing, this free platform goes to maximum people and they get help for their exam. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. If you have enjoyed this session, then do hit the like button. If you have any questions or queries, then don't forget to leave your comments below. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss my videos. Until next time, stay curious and keep learning.